नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी। कोरोना वायरस से लड़ रहे मध्य प्रदेश पर टिड्डी दल का हमला हो गया है। कई इलाकों में टिड्डी दल ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 11 जिले हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। वहीं बालाघाट कलेक्टर ने जिले में भी टिड्डी दल के हमले की संभावनाओं के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हमें कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राउत ने किसानों को फसलों में टिड्डी दलों के हमले के दौरान रोकथाम की सामयिक सलाह वाला वीडियो भेजा है। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल समूह रात्रिकालीन समय शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जमीन में लगभग 500 से 1500 अंडे प्रति मादा कीट देकर सुबह उड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। टिड्डी दल के समूह में लाखों की संख्या होती है। ये जहां भी पेड़ पौधे या वनस्पति पर दिखाई देते हैं उसको खाकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने किसानों को इसके बचाव के लिए सुझाव भी दिए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। किसान भाइयों, जैसा समाचार पत्रों से और अन्य माध्यमों से आपको जानकारी मिली है कि टिड्डी दल का आक्रमण पाकिस्तान से होते हुए हमारे देश के राजस्थान प्रांत में और राजस्थान प्रांत से हमारे मध्य प्रदेश की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और इस टिड्डी दल से हमारे प्रदेश के मंदसौर जिले, उज्जैन जिले और रायसेन में भी पहुंचा है ये, और अभी ये देखा गया है कि हरदा जिले तक पहुंच गया है। उसके अलावा जो हमारे छतरपुर जिले में आज टिड्डी दल देखा गया है। तो किसान भाइयों, टिड्डी दल एक बहुत ही खतरनाक कीट है जो कि हमारी फसलों को समूल नष्ट करता है। जिस फसल के ऊपर जाता है उसकी पूरी हरियाली ये कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देता है। यह जो टिड्डी दल है यह लाखों की संख्या में कीट एक साथ हमारी फसलों पर आक्रमण करते हैं और जिस जगह पर बैठते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की हरियाली ये नहीं छोड़ते हैं। जब वहाँ से उठते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीरान दिखाई देता है। ये टिड्डी दल की जो मादा है वो 500 से लेके 1500 अंडे प्रतिदिन देती है। एक जो मादा होगी वो 500 से लेके 1500 तक अंडे देती है। तो सोचिए किसान भाइयों, जब ये लाखों की संख्या में टिड्डी दल कहीं पर अंडे देंगे तो कितने टिड्डियां फिर उससे निकलेगी। तो ऐसा जब ये एक जगह अगर लाखों अंडे देते हैं तो जब 14 से 15 दिन बाद वहाँ से अंडे से जब उनके टिड्डी निकलती हैं तो वो करीब करोड़ों की संख्या में टिड्डियां निकलती है और फिर आक्रमण करती है। किसान भाइयों, जब भी आपके खेतों में इस तरह का कोई आक्रमण दिखाई दे तो तुरंत आप जिला प्रशासन, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, जो भी आपको कृषि से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे शीघ्र संपर्क कर इसकी जानकारी प्रदान करें। ये जैसा कि मैंने बताया, लाखों की संख्या में कीट आपके खेतों पर आक्रमण करते हैं। तो इनको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के ये कीट है। जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें भी आपको इसकी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह का दल आपको दिखाई देगा। आप खाली जो तेल के टीन के ड्रम होते हैं उनको पीट कर आवाज़ कर सकते हैं। ट्रैक्टर का जो साइलेंसर निकाल दें और उसके बाद ट्रैक्टर स्टार्ट कर दें तो उससे तेज ध्वनि होती है। इसके द्वारा भी आप इनको भगा सकते हैं। इसके अलावा आप डीजे बजाकर, तेज साउंड में डीजे बजाकर इन कीड़ों को दूर भगा सकते हैं। जहाँ पर आप हल्ला करेंगे वहाँ से ये कीड़े उड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमें उनको नियंत्रण करने के लिए समय मिल जाएगा। किसान भाइयों, इन कीटों को नियंत्रण करने के लिए जो दवाइयाँ की जानकारी आपको दी गई है, उन दवाइयों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोरपायरिफास 20 EC, इसकी जो है 1200 ml मात्रा, या डेल्टामेथ्रिन 2.8%, इसकी 625 ml मात्रा, या डायफ्लू बेंजुरान इसकी 25% मात्रा, या लेमडा साहेलोथ्रिन ये दवाई 5% में आती है, इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा, या मेलाथियान 50 EC की जो दवा आती है इसकी 1850 मिलीलीटर मात्रा। इनमें से कोई भी एक दवा लेकर 500 से 600 लीटर पानी में घोल लें और घोल बनाकर जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं
ये बात ध्यान देने की है कि ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के द्वारा इसको स्प्रे करना है। जो बड़ी धार से चलने वाले तेज स्प्रे करने वाले स्प्रेयर हैं उनसे ही हमको दवाइयों का छिड़काव करना है, जिससे ये कीट मर जाते हैं। मायल नगरी तिरोड़ी से सटे ग्राम पंचायत पवनिया में मायल के प्रस्तावित लीज एरिया में एक बार फिर से मैंगनीज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन शुरू हो चुका है। मैंगनीज माफिया लॉकडाउन में अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर करीब एक सप्ताह पूर्व से अवैध मैंगनीज खनन का काम शुरू कर चुके हैं। मैंगनीज माफिया पवनिया के कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मैंगनीज का अवैध तरीके से खनन कर रातों रात जंगल के रास्ते पीपरवानी एवं सड़क के रास्ते कटंगझरी की खदानों में मैंगनीज पहुंचा रहे हैं। हालांकि शनिवार को मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार शोभना ठाकुर ने छापामार कार्यवाही कर करीब 2 टन अवैध मैंगनीज जब्त किया है। लगभग 40 बोरी मैंगनीज हमने पकड़ा हुआ है। अभी पकड़ने के बाद तौल करने पे समझ में आएगा कि टन में एग्जैक्ट वैल्यू कितना है उसका, क्योंकि कुछ बोरियां भरी हुई हैं और कुछ खाली हैं, इसलिए समझ नहीं आ पा रहा है। लगभग 40 बोरी है। ये कौन सा एरिया कहलाता है? हाँ, ये पौनिया है। पौनिया से अंदर जंगल वाला रास्ता है ये। इसमें कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? नहीं, हम लोग जब पहुँचे तो शायद उनको सूचना मिल गई थी या पता नहीं, तो पहले से जो भी मजदूर कार्यरत थे वो अपना सामान, फावड़ा, कुदाली और चप्पल वगैरह सब छोड़ के भाग गए। तो हमें तो सिर्फ माल मिला है। हमारे आने के पहले ही उनको सूचना हो गई थी शायद, तो वो भाग निकले हैं। जिले के हजारों मजदूर अब भी लॉकडाउन की मार से उबर नहीं पाए हैं। जैसे जैसे मजदूरों को इस बात का पता चल रहा है कि सरकार की ओर से उन्हें घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, वे स्वयं ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कोसों मील पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक आदिवासी बैगा परिवार की कुछ तस्वीरें और वीडियो हमें रजेगांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हितेश अजीत ने भेजी है, जिसमें एक बैगा परिवार पेड़ के नीचे छांव देखकर आराम करते हुए दिखाई दे रहा है। इस परिवार से हितेश अजीत ने चर्चा भी की है। आइए देखते हैं आखिर क्या कहता है यह मजदूर परिवार। भाई क्या नाम है आपका जी? कहाँ से आए हो आप लोग? पीपरटोला से। पीपरटोला जा रहे हैं वहाँ से? हाँ, वहाँ जा रहे हैं। पीपरटोला जा रहे हैं? आपका उधर कमाने खाने गए थे? क्या काम करते थे आप? ईंट का काम करते। ये कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जी, जानते तो कहाँ रहते जी, अब तक भग जाते कर रहते। अब हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। अब बैगे लोग तो हैं, वो बताते हैं, उसको जानते हैं। रेल बंद हो गए, बस बंद हो गए, कहते हैं उसको भर जानते हैं। हम बैगे बस डूंगर में घुसवा रहे हैं जी। हम सुन बोलो जुट, लेकिन हम नहीं जानते। ये यहाँ ये अभी आप सोए हो तो क्या थक गए? क्यों इस पेड़ के नीचे आपको क्या कैसे यहाँ आना आपका हुआ? तो छांव देखा, थक गए। मैंने कहा कुछ व्यवस्था यही होगा, अब इधर तो नहीं होगा। इधर तो घर दिख रहे हैं मेरे को। किसी घर में जाऊंगा तो साला गाली मुक्का मत दे। ऐसी सोच के मैंने यहाँ आ गया। मैंने थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लेते हैं, इसके बाद फिर आंगनबाड़ी आराम करके। बैगा आदिवासी हो आप लोग? हाँ, बैगा आदिवासी। तो क्या काम करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो आप लोग, क्या है बताओ? डल्ला तो बना था जी, कहीं लाभ अपने रोजगार खत्म हो गया, ईंट काटे खत्म हो गया। अब जाएंगे, अब जंगल जाएंगे और फिर वहाँ सांस लाएंगे, फिर टुकड़ा डल्ला बनाएंगे। घर जाओ तो टुकनी डाली, हाँ, ये बनाएंगे। और नहीं ओला नहीं ले तो फिर नहीं बना, फिर वो भी बंद। फिर कहीं लखा वो बुक में मरो फिर ऐसे है। रमजान उल मुबारक महीने का 30वां रोजा रविवार को रोजेदारों ने मुकम्मल कर लिया है। इसके साथ ही ईद के चांद का दीदार हो गया। पूरे बालाघाट में चांद देखने के लिए अकीदतमंदों में उत्सुकता चरम पर रही। चांद का दीदार होने के साथ सोमवार को जिले में ईद उल फितर मनाई जाएगी। हालांकि ईद को लेकर रविवार को बाजार नहीं खुलने, लॉकडाउन के चलते सभी को घर पर ही ईद मनाए जाने के निर्देश है। इसके चलते ईद की चहल पहल बहुत ही कम देखी जा रही है। वारासियोनी क्षेत्र के मेंढकी में आगजनी की घटना के बाद जिन लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, उन्हें विधायक प्रदीप जायसवाल ने तात्कालिक तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाई है। गौरतलब है कि बीते दिनों मेंढकी में शॉर्ट सर्किट के चलते हुई आगजनी की घटना में किसान राजा सिंह तुरकर, संजय सिंह तुरकर, किशोरी बिसेन के मकान में आग लग गई थी, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। रविवार को विधायक प्रदीप जायसवाल ने मेंढकी पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और तत्काल सहायता राशि के तौर पर राजा सिंह तुरकर और संजय तुरकर को 8-8 हज़ार की राशि प्रदान की।
जबकि किशोरी बिसेन को 2000 की मदद पहुंचाई और उनके क्षतिग्रस्त मकान के लिए बांस-बल्ली की व्यवस्था के भी तत्काल निर्देश जारी करते हुए पीड़ित परिवारों को शासन से हर संभव मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया है। पूर्व सांसद कंकर मुजरे ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बालाघाट विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ ईडी को की गई शिकायत का खुलासा किया है। उन्होंने इस मामले में शिकायत से संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए पत्रकारों को बताया कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न कार्यों के माध्यम से बेनामी संपत्ति जमा कर रखी है। साथ ही इस बेनामी संपत्ति का इस्तेमाल नगर में अवैध तरीके से जमीन खरीदने में किया गया है। उन्होंने पूर्व मंत्री की पत्नी रेखा बिसेन, पुत्री मौसम हरिनखेड़े, दामाद नितिन हरिनखेड़े, नजदीकी व्यक्ति कुंवर बिसेन और उनकी पत्नी रुचि बिसेन, शंकु ठाकुर, विनोद ठाकुर सहित पड़ोसी एवं उनके खास कार्यकर्ता पासवेंद्र उर्फ बंडू पारधी, महेंद्र बिसेन, योगेश कट्टे के नाम से बालाघाट शहर के आसपास बेशकीमती भूमि खरीदे जाने का जिक्र किया है। इसी को लेकर उनके द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें दोनों की पत्नी के नाम से रेखा बिसेन, पुत्री मौसम हरिनखेड़े, दामाद नितिन हरिनखेड़े और पूर्व का पार्टी है, शंकु बिसेन है, कुंवर बिसेन है, तनुजा ठाकुर है, एक महेंद्र बिसेन है। ऐसे अनेक जो उनके बिल्कुल नज़दीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सभी लोग उनके नाम से उन्होंने संपत्ति खरीदी है। कलेक्टर के सामने वाला जो प्लॉट है उस लैंड पे भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है, करीब 26,000 स्क्वायर फीट पर। कब्जा अलग किया भी कमा करते, लेकिन जो खरीदा है वो भी नियमपूर्वक खरीदा है। बेचने का उसका अधिकार नहीं है जिसने बेचा उसको, और खरीदने का भी उनका अधिकार नहीं बनता, लेकिन फिर भी उन्होंने खरीद लिया मुस्लिम करके, दुष्प्रयोग करके, दबाव प्रभाव से। अब ये सारी शिकायत जो हमने लोकायुक्त को किया 18/6 को जून में 2018 में, हाई कोर्ट में भी हम उसको ले गए तो हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिया था कि आप इसको लोकायुक्त में शिकायत करें पहले, तो लोकायुक्त में भी हमने इसकी शिकायत कर रखी है। लेकिन लोकायुक्त में भी साल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 2 साल करीब हो रहा है, लोकायुक्त से कोई शिकायत है कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो अभी जाके हमने इसको ईडी को किया शिकायत पूरी, और ईडी के हमने ये सारा शिकायत की हमने ईडी को, ईमेल से किया है, हार्ड कॉपी भेजी उनको पोस्ट ऑफिस में। उसमें संपूर्ण सब चीज़ें हैं, उनके चेक नंबर है, चेक क्रमांक है, और इस तरह की बहुत सारी उन्होंने मतलब चौकसी की है, धोखाधड़ी की है उन्होंने। तो इसकी शिकायत हमने की है कि इस पर एक तो चेक का जो लेन देन किया उसकी जांच करो, बेनामी संपत्ति जो ली उसकी जांच करो, उनके पास पैसे कहाँ से आए इतने, और चेक कैसे में हुआ है। एक चेक का तो मौसम हरिनखेड़े ने ये दिखाया है कि संसदीय सौन नई दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है या एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के लिए कोई अकाउंट नहीं होता, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, राज्यसभा लोकसभा। तो वहाँ का फर्जी हो दिया, वहाँ पे हमने जाकर खुद पता लगाया, बोला उनका कोई नाम से यहाँ अकाउंट नहीं है। एक रजिस्ट्री में उन्होंने बताया हुआ है कि वो डी टाइप बंगला जो उनको अलॉट था उनकी पत्नी को, उस बंगले में रजिस्ट्री करना बताया, जिसमें लिखा है रजिस्ट्री में। तो जब उनके बंगले में रजिस्ट्री हो रही है, सरकारी बंगले में, इसका मतलब उसको बंगले में जब रजिस्ट्री हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि गौरीशंकर बिसेन ने वो रजिस्ट्री कराई है बेनामी। अरे भाई अगर रजिस्ट्री कराते तो उनके घर में होना था, तो जो पार्टी उनके घर में होना था, तो गौरीशंकर बिसेन के बंगले में क्यों हो रही है? उनका बंगला कोई रजिस्ट्री कार्यालय है क्या यहाँ कोई रजिस्ट्री करेगा? जैसे एकदम साफ साफ है, क्लियर है उसमें कि गौरीशंकर बिसेन ने सारी संपत्ति का बेनामी लेन देन किया है। इसकी अगर वो जांच नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसमें हम याचिका दायर करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में किसी में भी हम इसमें याचिका लगाएंगे जल्दी। जब तक 10 साल तक गौरीशंकर बिसेन जब तक के मंत्री रहे, तब तक उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया है।
शहर का कोई विकास नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई शहर की। शहर जो है कि मंत्री बनने पे 10 साल में ये उम्मीद थी शहर के लोगों को कि भाई ये हमारा जिला जो है काफ़ी विकास हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा, सब सुविधाएं यहाँ पे माहौल हो जाएगी। ये कोई भी सुविधा नहीं, जो सुविधाएं थी वो खत्म हो गई। पीएचई मंत्री रहे, पीने के पानी का क्या समस्या आज भी रो रहे हैं लोग। गंदा पानी अभी भी आ रहा है, पाइपलाइन डल नहीं पाई उनकी, टंकियों बनाने में काफ़ी घोटाला किया, करोड़ों घोटाला किया, करोड़ों का घोटाला टंकी बनाने में। ये ऐसे कई एक उदाहरण है, बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार में आगे बढ़ के किया।